उनसे कह रही हूँ मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है, बात नहीं की होगी आज तक, आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती है आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता क्या एक साइकेट्रिक पेशेंट है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग जब इनका डिबेट देखते हैं तो डिबेट देखने के बाद ऐसा बातें करते हैं और एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिस शब्द का मैं प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहूंगा। ये जिस प्रकार से हंसती है, जिस प्रकार से बोलती है, जिस प्रकार से दूसरे को डिस्टर्ब करती रहती है, इसलिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं लोग। लेकिन मैं यहाँ पे प्रियंका भारती की एक बात से पूरी तरह से 100% सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 1%, 0.1% भी उनकी बात को नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने लालू यादव का शासन को देखा है वो जानते हैं कि उन्हें धमकी देने की हिम्मत कोई कर नहीं सकते हैं। लालू यादव का शासनकाल जो था वो वास्तव में एक लोकतांत्रिक शासनकाल था या कुछ और था, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा था, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वो काल जो भी रहो, फिलहाल अभी डिबेट को हम देखते हैं जहाँ पे आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती अपने अंदाज में डिबेट कर रही है और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियंका भारती क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बढ़ने जा रहा है, क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया और घुसपैठिया है बिहार में। हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखू भाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। अब दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है आज क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। बात तो सही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे पूरा नहीं पढ़ते हैं। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो, पर आप लोगों ने वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया,
चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ बात नहीं करते, जाएंगे 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही है कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है, आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने हैं? एक साल के अंदर 40। ये सच्चाई आप लोगों आपके पॉकेट में। और दूसरी बात, का तरीका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, आपको आप मुझे रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट योर 40 सेकंड। प्रियंका जी, वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोले, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी? अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा, वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। तो पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वहां तो वोट लेना है। जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से, अरे तुलना अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका भारती स्टैंड। ओके सिद्धार्थ होल्ड योर गन्स। सिद्धार्थ यादव होल्ड योर गन्स। प्रियंका भारती वी हैव सोमनाथ भारती आल्सो, बट राइट नाउ प्रियंका भारती बोलना पड़ेगा जैसे बोल रही थी प्रियंका जी। मेक योर पॉइंट। ठीक है। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिए का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीको भाई हैं, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने पर बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं बताए अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूँ। अब निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस झूठ बोलते हैं आप, रोज झूठ बोलते हैं। अस्पताल की हालत देखने के लिए डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे ठीक है, एक-एक करके बाहर जमीन अभी बोला गया कि देखिए, अभी बोला गया गुजराती को वहां बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड ही बन सकता है अगर वो बिहार में, कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड बनता है। प्रियंका हियर मी आउट, आपने अपनी बात को रखा, इसको फैक्चुअली समझना चाहिए। देखिए, ये देश एक पूर्णता देश कर रहा है, तो उसका अधिकार है वोट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहां पर बिल्कुल सामान्य तौर पर अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो गुजर बसर का अधिकार है, और यहां बिहारियों की बड़ी चिंता जता रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को क्या क्या करती है?
जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने जिनको बिहार बुलाया गया तेजस्वी यादव के साथ थे, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला? तेलंगाना के सीएम ने, आपने क्या करा? तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला? आपने उनके लिए क्या कहा? इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच, देखिए आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली मानसिकता सियासत में नुकसान पहुंचाती है। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। समझ रहे हो ना? सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। अरे तो दिस इज बिहारी अप्रोच मैडम। क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है? बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अमीश जी एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके, मैं रुक करता हूँ। मैं रुक करता हूँ। ट्रक में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके, एक सेकंड सिद्धार्थ। आपके स्टालिन जी, आपके अलायंस के पार्टनर बिहारियों को गाली दें, उनको रथ में बैठा करके साथ में घुमाएंगे, उनको टॉयलेट साफ करने वाला बताए, उनको चुनाव प्रचार में घुमाएंगे, और फिर बिहारियों की बात करते हैं। तेलंगाना के सीएम कहे कि तेलंगाना का डीएनए बेटर है, बिहार का डीएनए खराब बताए। ऑडियो प्रियंका एक देश का नागरिक घुसपैठ दिया, रोहिंग्या पे मुंह बंद है। गुजराती अप्रोच बिहार में ना चले। अमित जी, इनसे एक प्रश्न पूछिए आप, केवल 10 सेकंड का एक प्रश्न पूछिए। जो स्टालिन बिहार को गाली दें, जिनकी पार्टी बिहार को गाली दे, तेजस्वी यादव क्यों कंधे में कंधा डाल? ठीक है, आपने बात को रखा। प्रियंका, इसका पॉइंटेड जवाब आपने घुसपैठ पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब इस बात का जवाब, जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने बिहार और बीडी को एक साथ रखा, आपके उनके साथ अलायंस है, क्या कहना चाहती हैं? तेजस्वी जी ने उस ट्वीट को कंडेम किया, बट आई वांट सिद्धार्थ यादव जी टू कंडेम कि किस तरीके से मोदी जी ने बिहार के खून को गंदा बोला। किसी के डीएनए को गाली देना देश में सबसे बड़ी गाली मानी जाएगी। खून को गंदा बोलना। अब बताइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए हमको कि बिहारी का खून खराब है क्या? बिहार का डीएनए कम है, ये कहने वालों के साथ आप मंच पे खड़े हैं। जी रिस्पॉन्ड। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्राष्ट्र, 1 सेकंड, मैं इस इश्यू को ले रहा हूँ। प्रियंका भारती जी, इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है? आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले द वीडियो, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। पर खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। अमीश जी, देखिए, मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मुद्दे पर आते हैं। By show it to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। बताओ जेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते। दो दिन से बने हुए प्रवक्ता जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। नहीं की होगी आज तक किसी ने। जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती है आप लोग आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, जेडी वालों को धमकी नहीं देके आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इसलिए चुप रहिए। पता लगा रही है। अगर आपने नीतीश कुमार के शासनकाल का एक तुलनात्मक नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं लालू यादव के शासनकाल 1990 से लेकर 2005 तक के शासनकाल को सबसे पहले देखते हैं। लालू यादव का शासनकाल था 10 मार्च 1990 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। इसके बाद चारा घोटाले में आरोपित हुए और इन्हें पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद राबड़ी देवी 6 मार्च 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। इनके शासनकाल के सकारात्मक पहलू थे। सबसे पहला
पिछड़ा वर्ग, दलित, मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। पहले इन लोगों की राजनीतिक भागीदारी बहुत ही कम थी और इनके शासनकाल में इनको राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। और लालू यादव के शासनकाल का नकारात्मक पक्ष है भ्रष्टाचार, और जिसमें सबसे बड़ा है चारा घोटाला। पहला तो भ्रष्टाचार हो गया, जिसमें सबसे बड़ा चारा घोटाला। दूसरा प्रशासनिक अक्षमता, मतलब प्रशासन बिल्कुल फेल था और अपराध लगातार बढ़ रहे थे। तीसरी नकारात्मक पहलू है विकास कार्य ठप रहे, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर हो गई थी। ये लालू यादव का एक संक्षिप्त हमने विवरण निकाला है। अब आइए आते हैं नीतीश कुमार के शासनकाल पे। नीतीश कुमार सबसे पहले 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए 10 मार्च 2000 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा ये 2005 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इनकी जो उपलब्धियां हैं उनमें सबसे पहला है कानून व्यवस्था में सुधार। जहां लालू यादव के समय में प्रशासनिक अक्षमता हो गई थी और अपराध बिल्कुल बढ़ गए थे, वहां पे ये कानून व्यवस्था में सुधार भी, बुनियादी ढांचे में सुधार आया, यानी कि मुख्य रूप से सड़कों में और बिजली में, इन सब में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। शिक्षा में सुधार हुआ, महिला सशक्तिकरण हुई, और नीतीश कुमार की छवि एक विकास पुरुष के रूप में भी, यानी कि इन्हें सुशासन कुमार कहा जाने लगा। इनकी नाकामियों में मुख्यतः है रोजगार और पलायन। रोजगार सृजित करने में नाकाम रहे और पलायन को भी रोकने में नाकाम रहे। शराबबंदी की समस्या, इन्होंने शासन में आते ही शराब को बंद किया था और शराब बंद करने का नतीजा यह हुआ कि अवैध शराब की बिक्री शुरू हो गई और जहरीले शराबों से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, जो काफी चर्चा का विषय रहा था। तीसरा, शिक्षा व स्वास्थ्य की गुणवत्ता। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में तो सुधार किया, लेकिन इसको गुणवत्ता नहीं दे पाए। जो गुणवत्ता होना चाहिए था वो गुणवत्ता नहीं दे पाए, लेकिन सुधार इन्होंने किया, सुधार करने का प्रयास किया। और चौथी इनकी जो सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता है वो बार-बार राजनीतिक पलटी, जिसकी वजह से इन्हें पलटू राम कहा जाता है। ये पलटू चाचा भी लोग बोलते हैं। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, इस तरह से जो इनका छवि रही, जिसकी वजह से ये एक इनकी नाकामी रही। और पांचवा है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई। एक तरफ तो ये इन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया, लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई जो है मौजूद थी। मतलब कि इन्होंने बहुत हद तक तो प्रयास किया, लेकिन इसकी जड़ तक जो है सो समाप्त नहीं कर पाए। अब आते हैं पलायन, अक्सर चर्चा होती है पलायन की, तो एक नजर यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले आरजेडी के शासनकाल में लगभग 55 लाख लोगों का पलायन हुआ। मैं पहले ये बता दूं, यह जो आंकड़ा मैं दे रहा हूँ यह एक अनुमानित आंकड़ा है, और इस आंकड़े को बनाने के लिए मैंने अलग अलग कालखंड में क्या पलायन हुए जिसका डाटा मुझे प्राप्त हुआ, उस डाटा को जोड़ने के बाद उसके बाद उसका एवरेज निकाल करके फिर इसका परसेंटेज निकाला हूँ। इसलिए आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सही आंकड़ा है। आरजेडी के शासनकाल में 55 लाख लोगों का एक अनुमानित पलायन हुआ, और 2001 के जनगणना में बिहार की जनसंख्या लगभग 8.3 करोड़ थी, यानी कि जो पलायन का दर था वो 6.63% था। वहीं पे जब नीतीश कुमार के शासनकाल को देखते हैं तो इनके शासनकाल में 20 साल के शासनकाल में लगभग 2.2 से 2.5 करोड़ तक लोगों ने बिहार से पलायन किया, और इनका पलायन का दर जो है बहुत ही ज्यादा है, 19 से 22% तक इनका पलायन का दर आता है। यानी कि ऊपर कुछ बिंदुओं पर देखते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के काल से बहुत ही बेहतर रहे, खासतौर से कानून व्यवस्था में, बुनियादी ढांचा में, शिक्षा में। लेकिन जब पलायन के आंकड़े को जब हम देखते हैं तो यहाँ पलायन पे पूरी तरह से नीतीश कुमार फेल नजर आते हैं लालू यादव के सामने, क्योंकि एक परसेंटेज अगर देखते हैं तो 6.3% लालू यादव के समय में है, और नीतीश कुमार के समय में 19 अप्रोक्स, इसको हम 21% रख लेते हैं। लेकिन इसका एक कारण भी है। सबसे पहला कारण तो यह है कि बिहार में रोजगार की सेवा उपलब्ध नहीं रहा। ये लालू यादव के शासनकाल में भी था और नीतीश कुमार के शासनकाल में भी था, यहाँ भी ये कोई सुधार नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये दक्षिण के राज्यों में भी जाते हैं। तो ये तो सबसे पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि इनके समय में जो पलायन का दर बढ़ा है, इसका दूसरा कारण जो एकदम, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पहले लोग अपनी जीविका कैसे चलाते थे, बस किसी प्रकार से जी लिए, खाली इतना वर्ष मतलब रहता था, बेहतर जिंदगी के कोई कामना नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होते गया, समय बदलता गया, एक दूसरे को देख करके सीखे कि जिसके पास पैसा रहता है वो सुखी संपन्न जीवन गुजारता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से गुजारता है।
तो उसके बाद लोगों ने पहले एक आदमी गया तो उसको देख करके दूसरा गया, तीसरा गया, इस प्रकार से लोग जाते थे और देखा कि जो भी लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, पैसा कमा करके आ रहे हैं, तो फिर वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो अन्य लोग भी पलायन करना शुरू किए, क्योंकि बिहार में तो रोजगार के साधन तो है नहीं, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। मैं किसी का पक्ष में इस बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो आप ज्यादातर देखेंगे कि 97, 98, 2000 के आसपास जो है पलायन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब लोगों का आकर्षण पैसे की ओर हो रहा था और हर कोई एक बेहतर जीवन जीने की उम्मीद कर रहा था और चाह रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे पलायन बढ़ना शुरू हुआ, जो नीतीश कुमार के काल में लगभग 19% से 22% तक जाता है और ये लालू यादव के काल में मतलब 6.5% है। तो ये पलायन तब भी था, अभी था। पलायन बढ़ने का कारण सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, बल्कि लोगों की जिज्ञासा है कि हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा कमाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। ये एक पहलू है। एक बात और मैं शिक्षा पे आना चाहता हूँ, स्नातक की डिग्री। अक्सर एक बात की चर्चा होती है कि बिहार में समय पर स्नातक की डिग्री पूरी नहीं होती है, तो इस पर भी हम आते हैं। स्नातक की डिग्री जिसमें लालू यादव का शासनकाल था, उसमें 5 से 6 साल का समय लगता था और कभी कभी 7 साल का समय लगता था। जो लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते थे वो फंस जाते थे, एकदम स्पष्ट में शब्द यूज करना, फंस जाते थे। और अभी नीतीश कुमार के शासनकाल में भी शिक्षा में के समय में सुधार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक सुधार हुआ है। जहां पहले 5 से 6 साल का समय लगता था और कभी कभी 7 साल लगता था, वो अभी स्नातक की डिग्री बिहार में 4 से 5 साल में मिल रही। मतलब लगभग 1 साल का इन्होंने रिकवर किया और इस पे और भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे राज्यों को देख करके इन्हें कुछ सीखना चाहिए। और मैं एक बात करना चाहूंगा, प्रियंका भारती ने कहा गुजराती लोग बिहार में घुसपैठियां हैं, और जो एक्चुअल बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं उनके बारे में वो चर्चा भी नहीं कर रही हैं। चलिए, उनकी चर्चा नहीं कर रही तो मैं उनकी बात को नहीं लेता हूँ, वो बिहार के लोग समझे, वहां के मतदाता समझे। लेकिन गुजराती को जो उन्होंने घुसपैठिया बोला, तो सबसे पहले प्रियंका भारती आंकड़ों के पे बात कर रही थी, बहुत सारे पेपर दिखा रही थी। उसको एक आंकड़ा यह देखना चाहिए था कि गुजरात में बिहार के कितने लोग हैं। गुजरात में जो बिहार के लोग हैं, क्या वो घुसपैठिया हैं वहां पे? मुंबई में जो बिहार के लोग कार्य कर रहे हैं, मुंबई में घुसपैठिया हैं? दिल्ली में जो कार्य कर रहे हैं, क्या वो घुसपैठिया हैं? ये एक आंकड़ा उनको पहले अपने सामने रख लेना चाहिए। उसके बाद किसी गुजराती व्यक्ति को या किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को जो बिहार में आया है उसको घुसपैठिया बोलना चाहिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।